नेपाल में चीनी फंड एफएटीएफ जांच के दायरे में है। नेपाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। खासतौर से काठमांडू और बीजिंग के बीच वित्तीय लेन देन की जांच की गई। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए नेपाल के पास 2 सालों का समय। वित्तीय अपराधों पर लगाम कसने से नेपाल का प्रशासन अब कमजोर नजर आया। कोऑपरेटिव और रियल एस्टेट जैसे हाई रिस्क सेक्टर में धांधली की गई। दूसरी बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है नेपाल को। पहली बार 2008 से 2014 तक ग्रे लिस्ट में शामिल रहा था नेपाल। और देखिए, जहां जहां चाइना इन्वेस्ट करता है वहां इसी तरीके की स्थिति होती है। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट में और अब तो ग्रे से भी उसको डिग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। वहां भी चाइना बिल्कुल इसी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वहां के बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है और बिल्कुल ऐसा ही नेपाल के साथ भी किया गया। नेपाल को 2 साल का वक्त दिया गया। धनंजय मुंडे के सहयोगी पर आपराधिक गिरोह चलाने के आरोप। वाल्मीकि कराड़ के खिलाफ सीआईडी की 1800 पेज की चार्जशीट। मासाजोग सरपंच संतोष देशमुख की हत्या करवाने का आरोप है। 9 दिसंबर 2024 को अपहरण के बाद संतोष देशमुख की बेरहमी से हत्या की गई थी। रीड जिले में अवाड़ा ग्रुप का विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट और सरपंच देशमुख ने अवाड़ा ग्रुप से वसूली का विरोध किया था। दिन दहाड़े अपहरण किया गया था और सरपंच की हत्या की गई थी, जिससे पूरे स्टेट के अंदर एक तरीके से राजनीतिक भूचाल पैदा हुआ। राकापा के मंत्री धनंजय मुंडे का घनिष्ठ सहयोगी है वाल्मीकि कराड़ और मुंडे की पत्नी राजश्री की 2 कंपनियों का को डायरेक्टर भी है कराड़। पर्ली इलाके में राजश्री और कराड़ की कई एकड़ जमीन है। वाल्मीकि कराड़ पर बीड़ जिले में आपराधिक गिरोह चलाने के भी आरोप है। सवाल यह है कि 3 साल में पूरी तरह कैसे स्वच्छ हो सकती है दिल्ली की हवा, क्योंकि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को देना चाहिए बढ़ावा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे हम एनसीआर कहते हैं, उसमें खुले में नहीं जलाना चाहिए कचरा। धूल और प्रदूषण करने वाली अन्य चीजों की निगरानी बेहद जरूरी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। चुनाव से पहले जनता से वादा किया कि 2030 तक दिल्ली की हवा को पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया जाएगा। जनता के स्वास्थ्य पर बेहद गंभीर असर पड़ता है दिल्ली की प्रदूषित हवा का, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली एक कटोरे की तरह है जिसके चारों तरफ स्टेट्स हैं। दिल्ली फैल नहीं सकती है और इसलिए जब भी उसके आसपास के स्टेट के अंदर पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसका असर दिल्ली पर पड़ता है। इसलिए दिल्ली की हवा को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली के अंदर तो वो तमाम नॉर्म्स लगाने ही पड़ेंगे, वो तमाम सुझाव एग्जीक्यूट करने ही पड़ेंगे जिससे कि पॉल्यूशन मिनिमाइज हो। साथ में पड़ोसी राज्यों के अंदर भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर दिल्ली में शुद्ध हवा महसूस की जा सकती है। फिलहाल हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। इसलिए अगर एनसीआर के पूरे इलाके के अंदर, यहां तक कि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, अगर सभी राज्यों के अंदर नॉर्म्स को लगाया जाएगा और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, तभी जाकर ये मुमकिन हो पाएगा। अब आपको दिखाते हैं सरिस्का के सूरत हाल। बाघ ST-29 जिसका नाम तिलक है, उसके गले से रेडियो कॉलर गुम हो गया है। रणथंभौर से 16 अक्टूबर 2022 को सरिस्का किया गया था शिफ्ट। बाघ T-113 को सरिस्का जाकर मिला नाम ST-29। तत्कालीन FD RN मीणा और DCF देवेंद्र जगावत की देखरेख में ये शिफ्टिंग की गई। 3 दिन एनक्लोजर में रखा गया और उसके बाद 20 अक्टूबर 2022 को खुले जंगल में छोड़ दिया गया। पानी, ढाल और लॉन्च क्षेत्र में बाघ रह रहा था। ST-29 का विचरण 8-10 दिन पहले ही रेडियो कॉलर गले से निकलकर जंगल में गिर गया था।
लेकिन फील्ड बायोलॉजिस्ट और डीसीएफ ने नहीं की जानकारी सार्वजनिक। आखिर रेडियो कॉलर गिरा कैसे, पहला सवाल। कब से नहीं मिल रहे थे सिग्नल, दूसरा सवाल। रेडियो कॉलर गिरने के मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई, ये फर्स्ट इंडिया का तीसरा सवाल। और ऐसे कई सवाल सरिस्का में बाघ संरक्षण पर लगते आए हैं और इससे एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वाकई में रेडियो कॉलर जिससे एक बाघ की पूरी मॉनिटरिंग ऑब्जर्व की जाती है, अगर उसको 8-10 दिन पहले गले से निकाल दिया गया है, वो निकल गया है, तो उस बाघ को ट्रैक करने के लिए आखिर क्या किया जा रहा है। और फिलहाल बाघ कहां है और किस स्थिति में है, कोई जानकारी नहीं।